नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य डिवाइन पर। जैसा कि आपको विदित है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये एक महज यात्रा नहीं है। इस यात्रा में बहुत बड़े-बड़े समझौते होने वाले हैं, जो कि यूएसए और चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इनके लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि रूस और इंडिया के बीच में जो डील होने वाली है, उसमें रूस भारत को एस-500 मिसाइल प्रणाली दे सकता है। और ये एस-500 प्रणाली एस-400 का उन्नत संस्करण है, उन्नत टेक्नोलॉजी है। जैसा कि विगत दिनों में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाक से आने वाली मिसाइलें, विमान और ड्रोन को भारत की इसी एस-400 प्रणाली ने उनको टारगेट कर लिया था और अन्य मिसाइल प्रणालियों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। और ये तो एस-500 प्रणाली है, जो एस-400 का उन्नत वर्जन है। और यूएसए के लिए चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि यूएसए की थर्ड प्रणाली है, ये भारत को ये देना चाह रहा था, भेजना चाह रहा था। भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसका एक इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि ये जो एस-500 प्रणाली है, ये 360 डिग्री घूमकर ये दुश्मन की चारों तरफ आने वाली मिसाइलों और विमानों को टारगेट कर लेती है और उसको हिट कर देती है। चारों तरफ घूम घूम कर ये मार कर दिया है। लेकिन यूएसए की जो थार प्रणाली है दिखाई दे रही है, केवल 270 डिग्री तक ही घूम रोटेट कर पाती है, घूम पाती है। ये लगभग लगभग इसका 90% एरिया कवर नहीं कर पाती है। अगर पीछे से कोई दुश्मन की मिसाइल आती है तो इसको कैसे रोक पाएगी। और ये थर्ड प्रणाली भारत के बाजार से आउट तो हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव विश्व मार्केट में भी पड़ेगा और ये बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भारत ने इस प्रणाली को, थर्ड प्रणाली को बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया है। एक अन्य समझौता भी भारत और रूस के साथ हो सकता है, वो फाइटर जेट विमान। रूस का फाइटर जेट विमान SU-57 है। ये रूस ने भारत को ऑफर किया है कि हम ये भारत में बनाएंगे, साथ साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी हस्तांतरित कर देंगे। टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने का लाभ ये होता है कि जो आपूर्तिकर्ता देश होता है, उस पर उस देश को निर्भर नहीं करना पड़ता है। जैसे इस विमान का रख रखाव करना है, कोई कलपुर्जा खराब होता है, उस कलपुर्जे के लिए हमें बार बार आपूर्तिकर्ता देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसा कि यूएसए ने हमको F-16 विमान दिया है, लेकिन उसकी हमको तकनीक हस्तांतरित नहीं की है। तो इसके कारण क्या होता है कि बार बार उसके लिए हम रख रखाव और कलपुर्जे के लिए हम यूएसए पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर एक और अचंभे की बात है कि सुखोई विमान चाइना को भी रूस ने दिए है, और लेकिन उसको टेक्नोलॉजी हस्तांतरित नहीं की है, और भारत को ये तकनीक भी हस्तांतरित हो रही है। तो इससे हमें ये फायदा ये होगा कि एक तो हमारे यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का जो एम का जहाज बन रहा है, तो उसमें टेक्निकल कुछ उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। तो ये जब हमको तकनीक हस्तांतरित हो जाएगी तो तकनीक उसमें भी काम आएगी, और हमारे पास में अपने भारत का स्वयं का 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, साथ में सुखोई 57 विमान भी हमारे पास होगा। यहाँ पर यूएसए के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ है, यूएसए हमको F-15 विमान बेचना चाह रहा था। F-15 विमान में सबसे बड़ी कमी ये है कि नंबर एक है तो ये रूस के फाइटर जेट से इसकी तकनीक भी कम है, कमी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केरल में ये जहाज कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये 8-10 दिन खड़ा रहा। क्या तकनीकी खराबी आई, और उस जहाज को लेके रूस यूएसए के जहाज उसको वापस ले गए। एक तो इसकी हमने प्रत्यक्ष कर ली, इसकी कमी जज कर ली। साथ साथ में F-35 विमान ये भारत को ये देना चाहता है, जबरदस्ती देना चाहता है, और तकनीक भी हस्तांतरित नहीं करना चाहता है। और इसी कारण ये यूएसए भारत से खींच जाते हैं। ट्रम्प साहब बार बार खींच रहे हैं, नाराज होते हैं, वो एन कैन प्रकार दबाव बनाते हैं, कभी टैरिफ का दबाव बनाते हैं, कभी कुछ और बहाना करते हैं। तो ये इस प्रकार की ये बेवकूफ और पागलपन जैसा उनका ये कदम रहता है। अब भारत दबाव में नहीं आने वाला। अब भारत वो भारत नहीं रहा है जो पहले था।
और भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हम उसके अमेरिका के आगे कैसे झुक सकते हैं। और भारत अब वो देश नहीं रहा है, जैसे कि अगर व्यंग की भाषा में कहें तो भारत का एक बच्चा जो कि वो गाना है ना, उस गाने के माध्यम से ट्रम्प को जवाब दे रहा है कि छोटा बच्चा जान के हमको ना धमकाना रे, टिन 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 टिन। तो अब देखिए ये समिट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस समिट में बहुत महत्वपूर्ण अच्छे से समझौते होने वाले हैं। इस में एक समझौता होगा कि यूरोप एशिया कनेक्टिविटी का समझौता, और यूरोप एशिया कनेक्टिविटी के समझौते में ये मार्ग है ना, ये मार्ग विकसित हो चुका है। और इस ये मार्ग यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से, यहाँ से रूस है, रूस से ये कोई भी सामान है वो मास्को आएगा, मास्को से ये अस्त्रखान आएगा, अस्त्रखान से ये बंदर अब्बास आएगा, और इसके बाद में ये समुद्र के रास्ते मुंबई आ जाएगा। ये रूस और भारत के बीच में ये मार्ग पहले से डेवलप हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी है कि इसमें समय बहुत लगता है, और इसके लिए इस समय को कम करने के लिए एक अन्य विकल्प पर बातचीत हो सकती है। ये मार्ग है रूस, मध्य एशिया और इंडिया के बीच में मार्ग। देखो रूस का क्षेत्र ये है, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र ये है, और इंडिया यहाँ पर है ना। तो यहाँ से रूस से कोई माल चलेगा वो सेंट्रल एशिया आएगा, सेंट्रल एशिया के देशों के बाद में ये तजाकिस्तान, तजाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ से माल जम्मू कश्मीर, कश्मीर से ये इंडिया में अंदर आंतरिक क्षेत्रों में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ये बोल सकता है कि अरे ये तो पॉक से होकर गुजरेगा, पीओके से होकर गुजरेगा। अरे भाई पीओके तो भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान तो उसमें झूठ मूठ का विवाद खड़ा करता रहता है, ये तो भारत का हिस्सा है, इसका पाकिस्तान पर का कोई भी इसमें दबाव नहीं है, ठीक है। भारत इसको जब चाहे तब इसको ले सकता है, और ये मार्ग अगर रूट अगर तैयार हो जाता है तो इसमें कई फायदे होंगे। नंबर एक बात तो चाइना का जो सी पैक है ना, उसकी बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी, है ना, जो कि पीओके होकर गुजरता है। और पाकिस्तान जो कश्मीर का मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएनओ और अन्य मंचों पर उठाता रहता है, इसकी तो बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी। और तीसरा ये है कि रूस और भारत के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ही जल्दी यहाँ पर सामान आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, रूस और भारत के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसके वो बहुत ही अपने आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से ये कनेक्टिविटी समझौता होता है, ये दोनों देशों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद में एक समझौता हो सकता है, भारत के मजदूर श्रमिकों के लिए वीजा मिल सकता है। रूस में वर्क फोर्स की बहुत बड़ी कमी है, वहाँ पर अपने युवक लोग और श्रमिक लोग वहाँ जाकर वर्क करेंगे, और उसके बदले में रूस हमको रूबल के रूप में पेमेंट करेगा, और ये रूबल हम भारत के भुगतान संतुलन के लिए उनको पुनः रूस को दे सकते हैं। भारत का भुगतान संतुलन बिल्कुल सही रहेगा, जिससे भारत की जीडीपी बहुत आगे बढ़ेगी ना। एक अन्य समझौता भी भारत और रूस के बीच में हो सकता है, वो है रुपया रूबल व्यापार। रुपया रूबल व्यापार में भारत रूस को रुपये में पेमेंट करेगा, और रूस भारत को रूबल में पेमेंट करेगा। ये दोनों मुद्राएं भाई एक दूसरे पेमेंट करने पर यहाँ पर डीडॉलराइजेशन प्रारंभ हो जाएगा। डीडॉलराइजेशन प्रारंभ होने के कारण जिस डॉलर कूटनीति के आधार पर यूएसए विश्व पर राज करता आया है, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इस मामले को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रंप ने विश्व को धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश अगर कोई मुद्रा जारी करते हैं, अगर ब्रिक्स देश अपनाते हैं और पूरा विश्व उसको मुद्रा को अपनाता है, तो इसके भीषण परिणाम होंगे। देखिए ये जो पुतिन साहब है ना, ये ब्रिक्स मुद्रा का आभासी चित्र दिखा रहे हैं, और मानो ये उसका ट्रंप साहब और अमेरिका को पास उड़ा रहे हो, और ये चित्र ये जारी करता है कि ब्रिक्स मुद्रा जारी होकर रहेगी। और क्यों जारी होकर रहेगी, कोई ब्रिक्स के देश सभी संप्रभु है, पूरा विश्व संप्रभु है, तो इसके लिए ट्रंप साहब क्यों धमकी दे रहे हैं। और ट्रंप साहब की ये धमकी बिल्कुल कोई विश्व इसको स्वीकार नहीं करेगा।
इसी नाराजगी और खींच में ये विश्व के पर टैरिफ और नाना प्रकार की ये जो बेतंदाबाद खड़े करते रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। वैसे एक भारत में बहुत ही व्यंग के रूप में कहा जाता है कि जिस शादी में अगर फूफा नहीं रूठे तो वो शुभ नहीं होगा, अगर फूफा नाराज होते हैं तो वो शुभ ही होगा। नाराज बने रहने तो ट्रम्प से क्या होगा, ट्रम्प तो अपना ही व्यापार कम करेंगे, उसका परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कनाडा से उन्होंने रिश्ते खराब कर लिए, मिस्र से खराब कर लिए, जापान से खराब कर लिए, साउथ कोरिया से खराब कर लिए। इस प्रकार से ये जो कूटनीतिक स्तर पर बिल्कुल विफल है और वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही डाउन करके छोड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई समझौते होते हैं और अन्य समझौते भी इस समिट में हो सकते हैं, जैसे कि भारत एक गगनयान मिशन को लॉन्च कर रहा है। उस गगनयान मिशन में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये रूस उनको भारत को प्रौद्योगिकी दे सकता है। भारत सुपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है और सुपरसोनिक मिसाइल में कुछ तकनीक की आवश्यकता है और ये हमको रूस से प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार एटॉमिक सबमरीन की भारत में बहुत ही आवश्यकता है। वैसे हमारे पास एटॉमिक सबमरीन है, लेकिन हमें उन्नत तकनीक की इस एटॉमिक सबमरीन की आवश्यकता है और इसकी टेक्नोलॉजी रूस हमको ट्रांसफर कर सकता है। और तैरते हुए परमाणु रिएक्टर, भारत की जो सीमा है ना, तैर यहाँ पर समुद्र की सीमा है और इसमें अगर तैरते हुए रिएक्टर आएंगे, छोटे छोटे रिएक्टर आएंगे, तो हमारी ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऊर्जा की जरूरत रहती है ना, वो पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भारत और रूस के साथ में विभिन्न समझौते होने के कारण यूएसए, पाकिस्तान और साथ साथ में चाइना के भी बहुत चिंता का विषय है। ये जो आगे वाला चित्र है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इनके बीच में जो केमिस्ट्री आप देख रहे हो ना, ये कार में बैठे हुए हैं। ये कार कोई कार नहीं है, ये विश्व का हम इसको विश्व का प्रतीकात्मक रूप मान सकते हैं। ये दोनों ड्राइवर की सीट पर हैं। ये विश्व को एक ध्रुवी विश्व से लेकर बहुध्रुवी विश्व की तरफ ड्राइव कर रहे हो। और भारत अब वो भारत देश नहीं रहा है। ये इस अभियान में मूक दर्शक की तरह बैठा हुआ नहीं देखेगा, ये निर्णायक की भूमिका में आ चुका है और भारत एक अच्छे निर्णय लेगा, सटीक निर्णय लेगा, जो विश्व कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रकार के जो करंट न्यूज हैं वो इस चैनल पर आती रहेंगी। और धन्यवाद।